गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की सोशलॉजी की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग समाजशास्त्र के 70 महत्वपूर्ण कथन पर चर्चा करेंगे। ये कथन आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये जितने सारे स्टेटमेंट यहाँ पे अभी हम आपके साथ एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, उसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट करिए। फ्रेंड्स, ये मेरे महत्वपूर्ण कथन जो 70 महत्वपूर्ण कथन है, उनका ये भाग उस वीडियो का यह भाग 1 है। भाग 2 बहुत जल्दी ही हम आपको अपने इस लेक्चर ऑडियो के थ्रू अवेलेबल कराएंगे। और फ्रेंड्स, आप वीडियो को जब देख लीजिएगा, इस जो वीडियो हम आपके लिए अवेलेबल कराए, जब आप इसे देख लीजिएगा, उसके बाद आप उसको अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करिएगा। नोटबुक में नोट करने के बाद उसे आप पढ़िएगा ध्यान से। और ये आपके नेट JRF का जो एग्ज़ाम आपका होने वाला 11 नवंबर को, इसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा। और भी आपके जो अदर सोशलॉजी के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। हमें बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम आप स्टेटमेंट्स जो सोशलॉजी के इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, उस पर कुछ मटेरियल अवेलेबल कराइए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये आज का वीडियो बनाया है। आशा करते हैं कि आपको मेरा ये वीडियो आज का पसंद आएगा। और फ्रेंड्स, मेरे डेली वीडियो अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने इशूज़ को, आपके जो भी क्वेरीज हैं, उसको अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। अपना आज का क्लास इस वीडियो में शुरू करते हैं। समाजशास्त्र के प्रमुख महत्वपूर्ण कथन, या समाजशास्त्र के जो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सोशलॉजी के, उसके ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि परीक्षा में बार बार रिपीटेड है। तो इस पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको हर टॉपिक से, जो भी आपका सिलेबस समाजशास्त्र का है, नेट JRF के लिए, UP PGT के लिए और भी अदर गवर्नमेंट सोशलॉजी एग्ज़ाम के लिए, उसमें ये काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। इसको आप लोग अपने कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा और आप इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ये नहीं कि इसे रट लें, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा अंडरलाइन करके। तो ये आपको ज़रूर इससे प्रश्न मिलेंगे। पहला है, भारतीय जाति को परिस्थिति समाज कहने वाला समाजशास्त्री है। तो फ्रेंड्स, ये है हेनरी एस मैन। भारतीय जाति को परिस्थिति समाज कहने वाला समाजशास्त्री है, यह हेनरी एस मैन। पहला प्रश्न, परिस्थिति समाज कहने वाले समाजशास्त्री हैं तो कौन है फ्रेंड्स? ये हेनरी एस मैन। फिर से रिपीट करेंगे, भारतीय जाति को परिस्थिति समाज कौन से समाजशास्त्री ने कहा है? तो ये कहा है हेनरी एस मैन ने। फिर आपका सेकंड कथन है, समाज कुछ हमसे बाहर है और कुछ हमसे है। समाज कुछ हमसे बाहर है और कुछ हमसे है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा इमाइल दुर्खीम साहब ने कहा है। ठीक है फ्रेंड, और फिर नेक्स्ट उस पे आते हैं, कथन पे आते हैं। समाज मनुष्यों से बना है और वे जैसा व्यवहार करते हैं वह उनकी संस्कृति है। ये क्वेश्चन जो है संस्कृति से है। संस्कृति का स्टेटमेंट है कि समाज मनुष्यों से बना है, समाज मनुष्यों से बना है और वे जैसा व्यवहार करते हैं वह उनकी संस्कृति है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा हर्स्को विट्स कहते हैं। और जैसा मनुष्य व्यवहार करता है वह उसकी संस्कृति है, हर्स्को विट्स।
उसके बाद आता है समाज और सामाजिक संबंधों का सृजन इच्छा से होता है। समाज और सामाजिक संबंधों का जो सृजन होता है वह इच्छा से होता है, ऐसा फर्डिनेंड टॉनिज ने कहा है। मनुष्य की प्रकृति समान है, उन्हें परंपराएं बांटती हैं। ये कथन है कन्फ्यूशियस का। कन्फ्यूशियस कहते हैं कि मनुष्य की प्रकृति समान है, उन्हें परंपराएं बांटती हैं। यह कथन है कन्फ्यूशियस का। फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपका, उत्तर आधुनिकता वस्तुतः एक जाति अवधारणा है और केवल सृजनात्मक पद्धति ही नहीं है। उत्तर आधुनिकता वस्तुतः एक जाति अवधारणा है और केवल सृजनात्मक पद्धति ही नहीं है। ल्योतार, ऐसा कौन कहा है? ल्योतार ने कहा है। ल्योतार कहते हैं कि उत्तर आधुनिकता वस्तुतः एक जाति अवधारणा है। इन्होंने उत्तर आधुनिकता को एक जाति अवधारणा बताया है, ठीक है, और कहते हैं यह केवल सृजनात्मक पद्धति नहीं है। फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्न अक्सर आपके नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम्स में खूब पूछते हैं कि ये कथन किसका है और ये ऐसी बातें किसने कही है। तो आपको पता रहेगा तभी आप वहाँ सही ऑप्शन टिक कर सकते हो, ठीक है, और आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे, प्रश्न आपके सही होंगे। बहुत किसी भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट जब हम करते हैं तो उसको बहुत ध्यान से देखना चाहिए, समझना चाहिए और फिर उसे टिक करना चाहिए। प्रश्न को हमें 1, 2 बार, 3 बार ज़रूर ध्यान से पढ़ना चाहिए। होता क्या है, हम लोग प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और ऑप्शन टिक करके चले जाते हैं और बाद में ये लगता है अरे हमें इसका आंसर तो पता था, हमने जल्दीबाजी में इसे गलत कर दिया। तो ऐसा नहीं करना है आपको। ये कहीं ना कहीं आपके मार्क्स को बहुत प्रभावित करता है और आपके मार्क्स जब प्रभावित होते हैं तो आपके सिलेक्शन को फिर वो प्रभावित करता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट उस पर आते हैं, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। नेक्स्ट कथन है द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन 1979 में सर्वप्रथम उत्तर आधुनिकता की अवधारणा का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था ल्योतार ने। ल्योतार से देखिए 2 कथन आपको मिले। द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन 1979 में सर्वप्रथम उत्तर आधुनिकता की अवधारणा का प्रयोग किया, यह प्रयोग किया था ल्योतार ने। ओके फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट कथन पे आते हैं। सूचना तकनीकी, वेरी इम्पॉर्टेंट। सूचना तकनीकी और औद्योगिक सूचना तकनीकी उत्तर औद्योगिक युग की जीवन धारा है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा एलन ने कहा है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सूचना तकनीकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक, एंड उत्तर औद्योगिक युग की जीवन धारा है। सूचना तकनीकी उत्तर औद्योगिक युग की जीवन धारा है, ऐसा किसने कहा है? ऐसा एलन ने कहा है, ठीक है फ्रेंड्स। हम लोग अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। उत्तर औद्योगिकीकरण ने एक अभिजात वर्ग प्रस्तुत किया है जो अपने तकनीकी ज्ञान के कारण बहुसंख्यक लोगों को बेरोजगारी के अंधे कुएं में ढकेल देता है। ऐसा किसने कहा है? आंद्रे गोर्स ने। उत्तर औद्योगिकीकरण ने एक अभिजात वर्ग प्रस्तुत किया है जो अपने तकनीकी ज्ञान के कारण बहुसंख्यक लोगों को बेरोजगारी के अंधे कुएं में ढकेल देता है। यह कथन है आंद्रे गोर्स का। नेक्स्ट कथन है फ्रेंड्स, उत्तर औद्योगिक समाज को विभाजित समाज कहा है। तो ये कहा है आंद्रे गोर्स ने। ये 2 स्टेटमेंट आपको मिले किससे? आंद्रे गोर्स साहब से। उत्तर औद्योगिक समाज को विभाजित किसने कहा? विभाजित समाज किसने कहा है? ये कहा है आंद्रे गोर्स ने, ठीक है। ऊपर के स्टेट में उत्तर औद्योगिकीकरण को एक अभिजात वर्ग के रूप में प्रस्तुत किया है, किसने किया है? आंद्रे गोर्स ने, ठीक ना। ये कहते हैं कि जो अपने तकनीकी ज्ञान के कारण बहुसंख्यक लोगों को बेरोजगारी के अंधे कुएं में ढकेल देता है। फिर दूसरा स्टेटमेंट भी आंद्रे गोर्स साहब का है। इसमें ये कहते हैं कि उत्तर औद्योगिक समाज को विभाजित समाज कहा है।
ये इम्पॉर्टेंट है कि उत्तर औद्योगिक समाज को विभाजित समाज किसने कहा है? तो विभाजित डिवाइडेड सोसाइटी किसको? उत्तर औद्योगिक समाज में किसने कहा है? आंद्रे गोड्स ने। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। उत्तर आधुनिकता युग में सफ़ेदपोश व्यवसायों का अधिक विस्तार हुआ। ठीक ना? उत्तर आधुनिकता युग में सफ़ेदपोश व्यवसायों का अधिक विस्तार हुआ है। ठीक है, और ज्ञान उत्पादन का प्रमुख कारण है। ये किसने कहा? डैनियल बेल ने। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। उत्तर आधुनिकता युग में सफ़ेदपोश व्यवसायों का अधिक विस्तार हुआ है, ज्ञान उत्पादन का प्रमुख कारण है। यह किसका स्टेटमेंट है? यह स्टेटमेंट है फ्रेंड्स डैनियल बेल साहब का। फिर नेक्स्ट आता है आपका, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, द इंफॉर्मेशन सिटी। वेरी इम्पॉर्टेंट। द इंफॉर्मेशन सिटी नामक कृति में जिस समाजशास्त्री ने कहा कि अमेरिका के शहरों की गतिविधि का केंद्र सूचना तंत्र ही होता है, तो ये है कैनुअल कैसल्स। फ्रेंड्स, कैनुअल कैसल्स यहाँ पे लिखा है, कहीं कहीं ये मैनुअल कैसल्स भी आपको मिल जाएगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। कहीं कहीं पे कैनुअल्स की जगह मैनुअल कैसल्स भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आप लोग फ्रेंड्स कैसल सबसे याद रखिएगा। किससे? कैसल से। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। उत्तर आधुनिक द इंफॉर्मेशन सिटी नामक अपनी कृति, 1 सेकेंड फ्रेंड्स, इसको ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है, तो इसको हम लोग हाईलाइट करते हैं। द इंफॉर्मेशन सिटी नामक कृति, जिसमें समाजशास्त्री ने कहा कि अमेरिका के शहरों की गतिविधि का केंद्र सूचना तंत्र है। क्या है? सूचना तंत्र होता है। ऐसा किसने कहा है? कैसल्स ने। ये कैसल्स साहब ने ऐसा कहा है। ये कैनुअल कैसल्स, इसे आप बहुत बुक्स में मैनुअल कैसल्स नहीं पाओगे, तो इसे ध्यान रखना। ठीक है ना? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर आपका नेक्स्ट आता है, ये भी कैसल साहब का स्टेटमेंट है कि सूचना प्रक्रिया तकनीकी ने औद्योगिकी समाज को बहुत बड़ा झटका दिया। ये भी कैसल साहब का स्टेटमेंट है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग, औद्योगिक समाजों में वस्तुओं का मूल्य श्रम के आधार पर तय किया जाता है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा डैनियल बेल साहब ने किया है। डैनियल बेल कहते हैं कि औद्योगिक समाजों में औद्योगिक समाजों में वस्तुओं का मूल्य श्रम के आधार पर तय किया जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट कथन है, वैज्ञानिक प्रबंधन के आधार पर कारखानों में उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। ये किसका कथन है? ये टेलर का है। फिर नेक्स्ट आता है, जो इम्पोर्टेंट है, वह वैश्वीकरण विश्व भर के लोगों के साथ संबंध का तीव्रीकरण है। यह किसका है? गिडिंग्स का है। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वैश्वीकरण का जब प्रश्न बनेगा तो यहाँ से ये प्रश्न, ये स्टेटमेंट उठा सकता है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट है, आधुनिक समाज एक भगौड़ा समाज है। ये आधुनिक समाज एक भगौड़ा समाज है, ये एंथोनी गिडिंग्स साहब का ही स्टेटमेंट है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये नेट के एग्ज़ाम में और आपके हायर एजुकेशन के एग्ज़ाम में और भी जो आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सोशियोलॉजी देखोगे, इसमें यह पूछ चुका है, तो इसको आप ध्यान में रखना। काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है यह। फिर नेक्स्ट आपका आता है कथन, आधुनिक समाज विनाश या विध्वंस का समाज है। ठीक है, आधुनिक समाज विनाश या विध्वंस का समाज है। आधुनिक समाज को विनाश या विध्वंस का समाज कौन कहता है? ये कहते हैं बोमैन। ओके, कौन कहता है? बोमैन कहते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर नैतिकता का अभाव आधुनिकता का एक प्रमुख लक्षण है। ये भी किसका कथन है? ये बोमैन का कथन है। फिर नेक्स्ट आता है, आधुनिक समाज जोखिम वाला समाज है।
आधुनिक समाज जोखिम वाला समाज है, ये कहते हैं वेब। फिर नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीटेड है, इम्पॉर्टेंट है। आधुनिकता एक अधूरा प्रोजेक्ट है। आधुनिकता को अधूरा प्रोजेक्ट कहा जाता है जिसे पूर्ण होने में पर्याप्त समय लगेगा। ये किसने कहा? ये हैबरमास ने कहा है। इन्होंने आधुनिकता को एक अधूरा प्रोजेक्ट कहा है, किसने? हैबरमास ने। और ये कहते हैं जिसे पूर्ण होने में पर्याप्त समय लगेगा। नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट है वह है, 1 सेकेंड, अपनी पुस्तक रिस्क सोसाइटी जो कि 1992 में पब्लिश हुई थी में आधुनिकता के जोखिम के सिद्धांत के प्रवर्तक जिन्होंने उत्तर आधुनिकता का विरोध किया था, कौन थे? उल्रिच बेक। अपनी पुस्तक रिस्क सोसाइटी में 1992 में आधुनिकता के जोखिम के सिद्धांत के प्रवर्तक, ठीक है, जिन्होंने उत्तर आधुनिकता का विरोध किया वो है उल्रिच बेक। इनकी उल्रिच बेक की जो रिस्क सोसाइटी बुक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका पब्लिश डेट आप लोग पब्लिश ईयर आप देख लो, जो कि 1992 में पब्लिश हुई थी। किसकी है? रिस्क सोसाइटी, उल्रिच बेक। और आधुनिकता के जोखिम के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं और जिन्होंने उत्तर आधुनिकता का विरोध किया था। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। एक, रिस्क सोसाइटी बुक पब्लिश कब हुई, किसी ईयर में? 1992 में। फिर आधुनिकता के जोखिम के सिद्धांत के प्रवर्तक, उसके बाद उत्तर आधुनिकता का विरोध किया। तो ये किसने किया था? ये उल्रिच बेक ने किया था। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आता है आधुनिक समाज के समर्थक समाजशास्त्री हैं। ये कौन है? हैबरमास। हैबरमास को आधुनिक समाज के समर्थक समाजशास्त्री के रूप में देखा जाता है। शक्ति के आधार पर सामाजिक स्थिरीकरण की व्याख्या की। वेरी इंपॉर्टेंट। पावर, शक्ति के आधार पर सामाजिक स्थिरीकरण की व्याख्या की है। किसने की है? मैक्स वेबर साहब ने की है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये। फिर नेक्स्ट आता है मानव सामाजिक प्राणी के साथ साथ एक वर्ग प्राणी भी है। वेरी इंपॉर्टेंट। मानव सामाजिक प्राणी के साथ साथ एक वर्ग प्राणी भी है। वर्ग की बात, क्लास की बात, क्लास की बात फ्रेंड्स कौन करता है? क्लास की बात मार्क्स करते हैं, ठीक है ना। तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा कि मानव सामाजिक प्राणी के साथ साथ एक वर्ग प्राणी भी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है सामाजिक विभेदीकरण अस्तित्व के लिए संघर्षों का शांतिपूर्ण हल है। ये किसने कहा? इमाइल दुर्खीम साहब ने। इमाइल दुर्खीम साहब क्या कहते हैं कि सामाजिक विभेदीकरण अस्तित्व के लिए संघर्षों का शांतिपूर्वक हल है, ठीक है। ये कथन किसका था? इमाइल दुर्खीम साहब का था। हम लोग नेक्स्ट अपने इम्पॉर्टेंट जो कथन है, स्टेटमेंट है, उस पर आएंगे फ्रेंड्स। राज के कार्य अच्छे जीवन की मार्ग बाधाओं को हटाना है। राज्य के कार्य अच्छे जीवन की मार्ग की बाधाओं को हटाना है। ऐसा किसने कहा है? आर्नोल्ड ग्रीन ने कहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है प्रजाति ऐसी विचारधारा है जिसमें यह विश्वास किया जाता है कि एक प्रजाति दूसरे से श्रेष्ठ है। ऐसा किसने कहा? रूथ बेनेडिक्ट ने। वेरी इंपॉर्टेंट। रूथ बेनेडिक्ट बताती हैं कि प्रजाति, ठीक, रेस, जिसको इंग्लिश में आप लोग रेस बोलते हो, प्रजाति एक ऐसी विचारधारा है जिसे यह विश्वास किया जाता है कि एक प्रजाति जो होती है वह दूसरे से श्रेष्ठ होती है। यह कथन किसका है? यह रूथ बेनेडिक्ट का है। व्यक्ति का जीवन प्रतिमानों के आधार पर चलता है। व्यक्ति का जीवन प्रतिमानों के आधार पर चलता है। ऐसा किसने कहा है? मैकाइवर ने कहा है, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं हैं। सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं हैं। ऐसा कौन का है? किम्बल। इन्होंने सामाजिक प्रतिमान को समूह की अपेक्षाएं कहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठता का प्रतिपादन है।
वैज्ञानिकता जो है वह वस्तुनिष्ठता का प्रतिपादन है। वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है ना। वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठता का प्रतिपादन है, यह किया इमाइल दुर्खीम का कथन है। फिर धर्म का प्रकार समाज में एकता स्थापित करना है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, धर्म का प्रकार समाज में एकता स्थापित करना है। धर्म का प्रकार समाज में एकता स्थापित करना है। यह किसका कथन है? ये भी इमाइल दुर्खीम साहब का कथन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर प्रकार को एक साव्य के आधार पर परिभाषित किया। फंक्शंस का वीडियो फ्रेंड्स हमने बनाया था, उसमें हम लोग काफ़ी चर्चा किया। सॉरी, फंक्शंस का नहीं, हम लोग ने सोशल स्ट्रक्चर का बनाया था। फंक्शंस प्रकार पे हम जल्दी आपको वीडियो अवेलेबल कराएंगे, उसका हम मतलब जल्दी उसको अपलोड करने वाले, तो वहाँ से आपका फंक्शंस प्रकार का भी टॉपिक पूरा हो जाएगा। खैर, यहाँ पे देखते हैं कि प्रकार को एक साव्य के आधार पर परिभाषित किया है, तो यह किया है एच स्पेंसर ने। ओके, एच स्पेंसर ने यानी हर्बर्ट स्पेंसर ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फंक्शंस को, प्रकार को एक साव्य के आधार पर किसने परिभाषित किया है, ठीक है ना। ये साव्य यानी शरीर। ओके, तो साव्य के आधार पर परिभाषित कौन करते हैं फंक्शंस को? ये करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर साहब। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट आता है इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ये कथन है, हम पहले ही लिख दे रहे हैं। सामाजिक संगठन को एक समान सामाजिक समझौता माना गया। सामाजिक संगठन को एक समान सामाजिक समझौता माना गया। कथन किसका है? अगस्ट कॉम्ट का। किसका है? अगस्ट कॉम्ट का। फ्रेंड्स, आप लोग बहुत ध्यान से ये सारे स्टेटमेंट पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक संरचना को एक विशिष्ट क्रमबद्धता माना है। सामाजिक संरचना को एक विशिष्ट क्रमबद्धता कौन कहते हैं? ये कहते हैं आपके टालकट पार्सन्स। ओके, फिर नेक्स्ट है सामाजिक संरचना को व्यक्तियों की क्रमबद्धता माना है। ये किसने माना? आर ब्राउन ने। देखिए यहाँ पे सामाजिक संरचना को विशिष्ट क्रमबद्धता कौन कहता है? पार्सन्स कहते हैं। फिर दूसरे ही लाइन में सामाजिक संरचना को व्यक्तियों की क्रमबद्धता कौन मानता है? ये आर ब्राउन मानते हैं, यानी रैडक्लिफ ब्राउन। इंपॉर्टेंट है ये दोनों कथन। फिर नेक्स्ट आता है सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है। ये किसने कहा? आर ब्राउन ने कहा है। ये तीनों कथन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये सोशल स्ट्रक्चर से हैं। जो एक कथन है पार्सन्स का है, दूसरा है रैडक्लिफ ब्राउन साहब का, तीसरा भी है रैडक्लिफ ब्राउन साहब का ही, ठीक है। सामाजिक संरचना की तुलना मकड़ियों के जाल से की है। ये किसका है कथन या किसकी अवधारणा, मतलब कौन ऐसा बोलता है? ये ऐसा कार्ल मैनहीम साहब बोलते हैं। सामाजिक संरचना की तुलना मकड़ियों के जाल से की है। किसने की है? कार्ल मैनहीम ने। फिर नेक्स्ट आता है नातेदारी समाज को तथा समाज को अंतःराज्य को जन्म देता है। नातेदारी समाज को तथा समाज अंतःराज्य को जन्म देता है। यह कथन किसका है? मैकाइवर का। राज्य मानव स्वभाव को सार्वभौमिक नियमों की धीमी प्राप्ति है। ये किसका कथन है? बर्गेस का। राज्य मानव स्वभाव को सार्वभौमिक नियमों की धीमी प्राप्ति है, यह है बर्गेस का, ठीक है। फिर राज्य समाज को दृढ़ बनाए रखता है, ये कथन है बारकर साहब का। जाति व्यवस्था धर्म एवं वेदांत के विपरीत है, ये किसका कथन है? विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी का।
हिंदुओं का सामाजिक जीवन राजनीतिक अवस्थाओं से पूर्णतः अछूता है। एस.सी. हिल्स। हिंदुओं का सामाजिक जीवन राजनीतिक अवस्थाओं से पूर्णतः अछूता, ऐसा किसने कहा है? ए.सी. हिल ने। फिर नेक्स्ट है, जाति भक्ति की भावना ने दूसरी जातियों के प्रति घृणा उत्पन्न कर दी। घूरिए साहब का ये स्टेटमेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जाति भक्ति की भावना ने दूसरी जातियों के प्रति घृणा उत्पन्न कर दी। घूरिए साहब का स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, अस्पृश्यता जाति व्यवस्था की सबसे अधिक घृणात्मक अभिव्यक्ति है। यह कथन है फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी का, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जाति व्यवस्था तीन तत्वों जनजातियों, गिल्ड, धर्म ओके की अंतरक्रिया की उपज है। यह किसने किया है? कहा है इबेटसन ने। जाति व्यवस्था के तीन तत्वों की बात, तीन तत्वों की अंतरक्रिया की उपज है, ये बोलते इबेटसन। और ये तीन तत्व कौन कौन से हैं? ये है जनजाति, गिल्ड और धर्म। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है आपका कि जाति व्यवस्था के तीन तत्वों की अंतरक्रिया की उपज की बात किसने की है? इबेटसन ने की है। वो तीन तत्व कौन कौन से हैं? तो वो तीन तत्व हैं जनजाति, गिल्ड और धर्म। जातीय गिल्डों का परिवर्तित रूप है। जाति गिल्डों का परिवर्तित रूप है, तो यह स्टेटमेंट है इबेटसन। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर स्तरीकरण का आधार अभाव है। स्तरीकरण का आधार क्या है? वो अभाव है। ये किसका कथन है? स्पेंगलर का। किसका है? स्पेंगलर का। फिर नेक्स्ट है, संयुक्त परिवार एक निगम की भांति है जिसका न्यासधारी पिता होता है। संयुक्त परिवार एक निगम की भांति जिसका न्यासधारी पिता होता है। यह किसका है? हेनरी मैन। हेनरी मैन में परिवार पे चर्चा की है। ठीक है, फिर प्रदत्त परिस्थिति, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हेनरी मैन का जो स्टेटमेंट है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखना। फिर नेक्स्ट है, प्रदत्त अर्जित परिस्थिति को निर्धारित करती हैं। प्रदत्त परिस्थिति अर्जित परिस्थिति को निर्धारित करती है। प्रदत्त परिस्थिति अर्जित परिस्थिति को निर्धारित करती है। किसका कथन है? किंग्सले डेविस का। संघर्ष भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की बात कौन करता है? मैकाइवर पेज करते हैं। यूपी पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट है ये। किसके लिए? यूपी पीजीटी। ये ऐसे कथन यूपी पीजीटी में आपके पूछते हैं। संघर्ष भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होता है, ऐसा किसका है? कहना है मैकाइवर एवं पेज का। मैकाइवर का। संघर्ष भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होता है, यह कथन किसका है? मैकाइवर का। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है ये। ठीक है, या संघर्ष के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकार को किसने बताया है? मैकाइवर ने बताया। नेक्स्ट है, समाज एक अमूर्त धारणा है जो समूह के सदस्यों के मध्य पाए जाने वाले संपूर्ण जटिल अंतः संबंधों का बोध कराती है। समाज व्यक्तियों का एक समूह नहीं है, बल्कि यह समूह के व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाले संबंधों की व्यवस्था है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ये किसका है? राइट का है। फिर नेक्स्ट है, संस्कृति को मनुष्य की नैतिक, आध्यात्मिक तथा बौद्धिक उपलब्धियां कहा है। संस्कृति को मनुष्य की नैतिक, आध्यात्मिक तथा बौद्धिक उपलब्धियां किसने कहा है? ये कहा है मैकाइवर ने। फिर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से जीवन, नेक्स्ट कथन है ये, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से जीवन के प्रकाश एवं कोमलता को संस्कृति कहा है। यह कहा है मैथ्यू आर्नोल्ड ने। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से जीवन के प्रकाश और कोमलता को संस्कृति कहा है, यह कहा है मैथ्यू आर्नोल्ड ने। फिर नेक्स्ट है आपका, संस्कृति का व्यवहार प्रतिमान व सामूहिक नाम संस्कृति है। यह है फेयरचाइल्ड का। फिर नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, एक ऐसे समूह में स्थित पद जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता के द्वारा पाता है, पदानुषंगी कहलाता है। यह स्टेटमेंट किसका है? यह स्टेटमेंट है किंग्सले डेविस का। ठीक है ना, एक ऐसे समूह में स्थित पद जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता के द्वारा पाता है वह पदानुषंगी कहलाता है। यह स्टेटमेंट किसका है? किंग्सले डेविस का।
नेक्स्ट आता है सामाजिक परिस्थिति के स्थान पर संस्कृति शब्द को अधिक उपयुक्त माना है। तो यह माना है किसने? मार्शल ने। सामाजिक परिस्थिति के स्थान पर संस्कृति शब्द, सामाजिक परिस्थिति के स्थान पर संस्कृति यानी स्टैंडिंग शब्द को अधिक उपयुक्त किसने माना है? मार्शल ने माना है। इम्पॉर्टेंट है ये। फिर नेक्स्ट है व्यवहार की आधारभूत इकाई को क्रिया माना है। व्यवहार की जो आधारभूत इकाई उसको क्रिया माना है, उसको किसने कहा है? पार्सन्स ने कहा है। व्यवहार की अग्रिम इकाई परिस्थिति व भूमिका है। ये किसने कहा है? पार्सन्स ने कहा है। परिस्थिति को दूसरे व्यक्तियों की तुलना में एक व्यक्ति के स्थान को माना है। परिस्थिति को दूसरे व्यक्तियों की तुलना में एक व्यक्ति के स्थान को माना है। ये किसने माना है? आगबर्न एवं निमकाफ ने। संस्कृति को मानव इच्छाओं का बंडल मात्र माना है। यह किसने कहा है? मेलिनोव्स्की साहब ने। संस्कृति को मानव इच्छाओं का बंडल मात्र माना है मेलिनोव्स्की साहब ने। पुराने कार्यों को नए ढंग से कराने के नए तरीकों को स्वीकार करना क्या है? नवाचार है, इनोवेशन। ये किसने कहा है? हर्स्कोविट्ज़ ने। फिर नेक्स्ट है सांस्कृतिक क्षेत्र व भौगोलिक क्षेत्र, जिसमें काफ़ी संख्या में एक ही संस्कृति वाली बहुत कुछ स्वतंत्र जनजातियां निवास करती हैं। यह किसका कथन है? क्लार्क विस्लर साहब का। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये आपके आज 70 महत्वपूर्ण कथन थे जो हम आपके लिए लेके आए थे डिस्कस के लिए, कि आपके ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये अभी बहुत मायने रखते हैं। फ्रेंड्स इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट करके इसको आप लोग रिवीजन करते रहिएगा और इसे रटिएगा नहीं फ्रेंड्स, इसे समझ के आप लोग करिएगा कि कौन से कथन किस समाजशास्त्री ने, किस विद्वान ने कहा है। और जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको यह कथन काफ़ी हमेशा के लिए कह लो कि वो दिमाग में फिर बैठ जाता है और आप क्वेश्चन नहीं गलत करोगे। फ्रेंड्स ये आपके लिए हमारा जो महत्वपूर्ण कथन से संबंधित वीडियो लेक्चर है, ये भाग 1 है। भाग 2 भी हम जल्दी ही लेके आएंगे आपके लिए। तो फ्रेंड्स मेरे आप वीडियो लेक्चर को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, क्योंकि वीडियो आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, यूट्यूब चैनल को शिवांगी सिंह के नाम से मेरा वीडियो चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब करिए, जो कि सिर्फ सोशियोलॉजी की क्लासेस के लिए है। तो सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको मेरे बाकी वीडियो अपडेट्स मिलते रहेंगे। और फ्रेंड्स कमेंट्स बॉक्स में अपनी क्वेरीज़ को आप ज़रूर लिखें, ठीक है। और मेरे वीडियो लेक्चर्स को आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, जिससे और भी लोगों को इसका लाभ मिल सके। हम बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश किए हैं, बहुत इजी तरीके से, कि आप लोगों को आसानी से मतलब चीज़ें समझ में आए। हम ये कोशिश किए हैं, आशा करते हैं ये कोशिश आपको मेरी पसंद आएगी। और थोड़ी बहुत जो कमियां रह गई हों उसके लिए हम सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर लगता है कोई ना कोई कमी रही जाती है तो उसको हम कोशिश करेंगे और अच्छा करें। आशा करते हैं कि हम और अच्छा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियो लेक्चर को देख रहे हो, ठीक है। और अपनी प्रतिक्रियाएं भी कुछ लोग इस पे भेज रहे हैं, उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे साथ हमेशा ऐसे ही बने रहें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।